सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। वॉइस मेरी आ रही है आप तक? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल है? ठीक है सब लोग? आवाज मेरी आ रही है आप तक? वेरी गुड, शाबाश। आज थोड़े से कठिन क्वेश्चंस राहुल, आज थोड़े से कठिन क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। यानी घबराना नहीं है आपको, डरना नहीं है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन आपको मजबूत बनाएंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टफ क्या है, मतलब थोड़ा सा लगेगा कि आपको कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको हमें करना चाहिए। और मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर कराऊं जो आपको मजबूती दे। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इनको अगर आप करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स आर। कुछ ऐसे पार्टिकल है जो आपको सामने है। एक एंटी प्रोटॉन है, ठीक है, एक एंटी प्रोटॉन है, एक आपका पाई मीजॉन है, एक आपका म्यू मीजॉन है, फिर पॉजिट्रॉन है और न्यूट्रिनो है। इसमें इनकी डिस्कवरी कब हुई थी, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। सबसे यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ द डिस्कवरी, सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ था? तो सबसे पहले पॉजिट्रॉन हुआ था डिस्कवर। याद कर लो, सबसे पहले पॉजिट्रॉन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका पाई मीजॉन, ये मीजॉन हुए थे, म्यू और पाई दोनों मीजॉन हुए थे। ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा और खूब पूछा जाता है। लेकिन बीपीएससी में राहुल याद कर लो, ये क्वेश्चन बीपीएससी में खूब पूछा गया है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन खूब जम के पूछा गया है कि कब कौन सा पार्टिकल डिस्कवर हुआ था। बीपीएससी में ये टॉपिक खूब कस के पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इसे पढ़ लेना है, इसे कायदे से पढ़ लेना है कि कौन कब डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। चलिए, आंसर बिल्कुल आपका सही है। सबसे पहले आपका पॉजिट्रॉन खोजा गया, फिर आपका मीजॉन, और मीजॉन में भी मतलब पहले पॉजिट्रॉन, फिर आपका मेजॉन, और मेजॉन में दो थे, म्यू पाई, ठीक है। पहले म्यू फिर पाई है, तो इसका मतलब हुआ कि मेजॉन में ये वाला ऑर्डर बनेगा। और उसके बाद आया था एंटी प्रोटॉन, इसके बाद आया था, ठीक है, एंटी प्रोटॉन। और लास्ट में खोजा गया, मतलब सबसे आखिर में जो खोजा गया था वो न्यूट्रिनो था। तो आपको याद हो जाएगा PMAN, ठीक है, पी मैन याद कर लेना। पी मैन अगर आप याद कर लोगे तो पी मैन का मतलब क्या है आपको समझ में आ जाएगा। पी मैन यानी कि यहां पर आपको पॉजिट्रॉन हो जाएगा, मीजॉन हो जाएगा, एंटी प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रिनो हो जाएगा। तो याद रहेगा ना आप? अब आपको याद रहना चाहिए कि पी मैन ही डिस्कवरी में काम आए थे, तो पी मैन को याद कर लेना, ठीक है। तो पी मैन आपको समझ में आ चुका होगा कि पी मैन कौन है। जी जी, एग्जैक्ट डेट मैंने एक बार बताई थी, मुझे दिमाग से स्लिप कर गई है। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। आपने ठीक डेट बताई, 1937 में था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर करस्पॉन्ड टू, जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, वो किसके करस्पॉन्ड होगी? तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड पर चलती है, और 400 नीचे रख देते हैं तो 400 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹ मीटर कर देते हैं।
ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये आपकी 16 8 और 16 17 हो गई, 17 यानी 10⁻⁴ आपकी 17 बन गया, और 2 और घटा दो तो यानी कि ये 3/4 कर लो, और यहाँ से 2 और घटा दो तो इसका मतलब ये 15 हो जाएगी, ये तो 15 कर दो, तो यहाँ पर आपकी 15 हो गई इंटू 10⁻⁴ 8 8 16 17, ये 15 कर दो, 15 में से डेसिमल में जाएगा तो ये 14 की रेंज में आ जाएगी। यानी कि अब ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन किसकी रेंज में आ रहा है। तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेते हैं इसको 3/4 को, 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0.75, बिल्कुल सही, पहली वाली भी सी ठीक है। वेव नंबर न्यू अपॉन न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। इसमें वैल्यू रख करके देख लो तो 1 को डिवाइड करो तो ये 1.25, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब फिर ये भी सही, जब दो सही आ गए तो फिर यहाँ पर ऑल आर द करेक्ट, सभी सही आ जाएंगे। दो आ ही गए, दो चेक कर लो, दोनों आ गए। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ में 1/400 इंटू 10⁻⁹ कर दो तो ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी, यहाँ मान के चलो 8 हो जाएगा, और फिर 4 से डिवाइड करोगे 0.25 डेसिमल बनाओ, ठीक है आ जाएगा। कंचन मौर्य, डी आएगा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही। क्वेश्चन बताइए स्टैंडर्ड कैसा लगा क्वेश्चन का आपको, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा जी बताएं। क्वेश्चन ठीक लगे आपको, स्टैंडर्ड बढ़िया है क्वेश्चन का, समझ में आया आपको? जी। उसके बाद आ जाइए, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मास एंड वेलोसिटी आर इक्वल। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, आर इक्वल, तो तीसरे पर जब आप जाएंगे तो इनका कहना कि वेलोसिटी और मास यानी एम और वी को बराबर कर दीजिए। जब एम और वी को बराबर कर देंगे तो आप जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी होता है, तो नीचे h/v का स्क्वायर हो जाएगा। भाई एम और वी अगर बराबर है तो नीचे वी का स्क्वायर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ½ mv² होती है, तो वी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा h/λ हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन से हिसाब लगाएं तो कंडीशन क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर वी स्क्वायर इज इक्वल टू देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दो काइनेटिक एनर्जी यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। चलिए लगा है ना, आप परेशान ना होइए, 2 को काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर लो और m से जो है आप डिवाइड कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब लैम्डा इज इक्वल टू, इसको वैल्यू को नीचे पुट कर दो, h/, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो 2 काइनेटिक एनर्जी हो गया, और आपका ऊपर आ जाएगा m, तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूला कौन सा दिख रहा है आपको, mh/2 काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आपको ऑप्शन यहाँ पर ए दिखाई दे रहा होगा, ये वाला मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया राहुल, समझ में आया? देखो कितना ढंग से क्वेश्चन को पूछा है, क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है और पैटर्न है वो कितना शानदार है। ये देखें, आप क्वेश्चन को देखें, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया है कि साइंटिस्ट एसोसिएटेड, इसमें कौन सा साइंटिस्ट जो है एक दूसरे से मैच कर रहा है, ठीक है, बताओ कौन सा पॉइंट इसमें सही हो जाएगा साइंटिस्ट के मैच का। गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था आपको पता है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। एक आंसर आपको सी लेना पड़ेगा, फर्स्ट का सी तो केवल 2 जगह दिख रहा है। मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, यानी कि डी हो जाएगा, तो सी के बाद आपका सेकंड वाले का डी हो जाना चाहिए। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट चार्ज से जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा चार्ज मास रेशियो नहीं। उसके बाद जो आएगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा था, तो ये न्यूट्रॉन पे टिक कर दीजिए। तो बताइए 4 वाले का आंसर क्या मैच कर रहा है, फोर्थ वाले का आंसर मैच क्या कर रहा है, तो फर्स्ट वाले का सी हो गया, सेकंड वाले का ए हो गया, थर्ड वाले का बी हो गया, और थॉमसन ने चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था तो डी हो गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा
राइट होने लगा। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही दमदार के साथ आपने इस क्वेश्चन को सराहाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी तैयारी भरपूर करें, मेहनत से करें और अच्छे ढंग से करें। ठीक है, इसमें हम आपके कुछ हिंदी के एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे इसी के पीडीएफ में, तो आप उनको भी लगाइएगा। हिंदी वाले भी हम अपलोड करेंगे, तो उनको भी आप लगा लीजिएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो कहा है वो करा जाएगा। हिंदी का कॉलम मैंने अलग से बना ही दिया है, बहुत बेहतर ढंग से हिंदी का कॉलम अलग से बना दिया है। ठीक है जी, खूब अच्छे ढंग से पढ़िए, मेहनत करिए, तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन 100%। हिंदी के क्वेश्चंस भी होंगे तो उनको आप तैयार करेंगे, उनमें कोई दिक्कत लगेगी तो आप हमें बताएंगे कि ये चीज यहाँ पर है। चलो, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन हम थोड़े ही कराएंगे, लेकिन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कराएंगे, आपको मजा आ जाएगा। आपको हिंदी के भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश के ही रखेंगे, हिंदी के क्वेश्चन आपके स्लॉट में लगे रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चले आइए। बताओ, अ कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस लिखा है, अ कंटिन्यूअस, NEOUS है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूम एक ही बात है। इन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व ड्यू टू, किसकी वजह से कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाई देता है जी, बताइए। इसमें तो कंसेप्ट चलेगा। 5th वाले का जवाब दीजिए, 5th वाले का। देखो, once an electron is completely free from the nucleus, it is no longer restriction to quantized, जी बताइए। discrete energy level, electron takes continuously the ordinary kinetic energy corresponding to its speed in the free space, सही है। तो यानी जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसका कारण क्या होता है, ये बात आप बताएंगे। इसका कारण ये होता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री हो जाता है, यानी कि फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन पर काम करना फ्री खत्म कर देता है, ये एक्साइटेड होकर के ऊपर चला जाता है। कंचन समझ में आ रही बात? तो ये पॉइंट भी सही है। और इलेक्ट्रॉन टेक्स कंटिन्यूसली, लगातार ये इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, कंटिन्यूस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को निकालते रहते हैं। तो स्पीड जो होती है वो फ्री स्पेस में कंटिन्यू दिखाई देती है। इसी वजह से आप यहाँ पर आंसर जो है वो लगाएंगे कि बोथ द रीजन्स आर करेक्ट, दोनों रीजन यहाँ पर सही है। दोनों रीजन से ही ऐसा होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलने के लिए दोनों ही रीजन यहाँ पर काम करते हैं। छठे क्वेश्चन में राहुल बताएंगे, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर इक्वल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राहुल। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। कितना अच्छा क्वेश्चन। यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, बताओ, v इज इक्वल टू, मान लो h/4 पाई m को हम इधर ले आते हैं। अब कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू बराबर डेल्टा वी के हो जाए, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो ये डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया h/4 पाई m हो गया ना। जब ये वैल्यू, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी जो डेल्टा, अभी इसमें क्या आपके पास बचा, डेल्टा बी को अगर चाहो तो डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट में लिए जाओ h/4 पाई m, इसको अंडर रूट में लेके चले जाइए। तो अब फार्मूला, यानी कि अब आप जानते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू डेल्टा v। तो ये फार्मूला बन गया m इंटू m का मल्टीप्लाई जाएगा और अंडर रूट में ये v की वैल्यू यानी h/4 पाई m आ जाएगा। तो ये कौन सा फार्मूला हमारा फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है हमारा m। तो बताइए कौन सा फार्मूला फॉलो हो रहा है, कौन सा समझ में आ रहा है आपको 6 वाले का। 1/2 को आप बाहर ले आइए और थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसका मतलब यहाँ से मैच नहीं हो रहा है, तो इसको एक काम और कर लीजिए, इसको आप m 1/2 कर दीजिए। रुक जाइए रिशु, 1/2 यानी कि 4 को बाहर ले आइए, तो ये अंडर रूट h अपॉन ये आपका पाई बचा और नीचे अंदर क्या बचा, m बचा।
भाई अंदर क्या बचेगा, m बचेगा, तो सिंपल हमारा ये वाला आ जाएगा m। इस वाले को m को ऊपर ले जाइए, अंदर ले जाएंगे इस m को तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ भाई ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे m स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बचेगा। ठीक है, तो यानी कि आप अगर दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर हाफ, तो बाहर आ जाएगा, ये हाफ आ गया बाहर, और अंडर रूट में आपका mh ऊपर बचेगा, पाई नीचे बचेगा केवल, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। आंसर फिर इसके हिसाब से आपका ए सेट हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? नहीं जी, कर लेंगे इसे, कर लेंगे सना, रिशु, जो भी लोग हैं ऐप पर वो बताएं, कर लेंगे आप इसे। टफ क्वेश्चन आज मैंने इसलिए कराए कि आपको भी लगे कि खाली हलवा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, थोड़े क्वेश्चन जबरदस्त भी होने चाहिए ना, कुछ आना भी तो चाहिए। अब ये बताइए कि आपको हुन्स रूल भी पता है? इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सम रूल्स, इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सम रूल्स हैव बीन वायलेटेड, इसमें कौन सा रूल वायलेट कर गया है? देखो सबसे पहले तो 3D 5 4S 1 कर दिया, 4P, तो एक तो ये है कि पहले 4S भरना चाहिए, पहले D ही पूरी भरनी चाहिए, तो यानी कि हमें तो लग रहा है कि ये 7वें का जवाब है, यहाँ ये हुंड भी नहीं फॉलो किया इसने, पाउली तो समान आ जाएगा, इसमें वैल्यू समान आ जाएगी 4S और इसकी, तो ये भी नहीं फॉलो हुआ, और अफवाह तो फॉलो ही नहीं किया, तो इसका मतलब तो सत्यानाश ही कर दिया इन्होंने, किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर पाए, ये आंसर हो जाएगा, है ना। अमितेश, क्लास कैसी लग रही? रिशु, क्लास जो मैंने बोला उस क्वालिटी को मेंटेन करके आगे बढ़ रहा हूँ ना। क्लास कैसी लग रही बताइएगा, जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत है इसको पीजीटी लेवल पर जाने की। पीजीटी लेवल पर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने से डर लगेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। 8th वाले का जी बताएं, 8th वाले का जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दिस सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन, ये दिया हुआ है, नेक्स्ट हायर अलाउड सेट ऑफ द NLM नंबर क्या होगा इसके बाद? तो 8वें वाले में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अगर इसका यहाँ पर n2 है, यहाँ पर भी n2 है, तो L की वैल्यू फिर 10 नहीं आएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन को। जितनी भी पीडीएफ है वो सभी आपकी ऐप के कंटेंट में मिलती हैं, जितनी भी पीडीएफ है सब ऐप के कंटेंट में। भाई एल की वैल्यू, इसके बाद हायर एनर्जी लेवल क्या आएगा? ये एक्चुअली में 2s होगा, ये एक्चुअली में आपका 2s हो जाएगा, इसके आगे तो 2p ही आएगा ना, तो 2p के लिए वैल्यू क्या होगी? 2p के लिए वैल्यू यही आएगी। सब मैं लगा देता हूं, आप देखा करिए जा करके, ठीक है। 9th वाले पर चले आइए, कंसीडर द फॉलोइंग। 9th वाले क्वेश्चन को देखिए, ये भी एकदम दमदारी के साथ क्वेश्चन उतरा है मैदान जंग में। तो 9th वाला कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी चेंज, ये बदला नहीं जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई देवराय नहीं है, ठीक है। फॉर स्पिन प्लस हाफ होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो मैंने आपको बताया था √3h/4 हो जाएगा, तो ये भी आपको बताया था कि ये अगर हाफ रख दोगे तो नीचे वैल्यू h/2 होना चाहिए। यहाँ पर 9th वाले को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9th बताइएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही। कैन हैव ओनली 2 डायमेंशंस होती हैं, जी बताएं। तो यहाँ पर आपका जवाब नंबर देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो चेक कर लो, केवल 2 ही सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड वाला गलत है। कैसे गलत है चेक कर लेते हैं। अंडर रूट हो जाता है आपका s, यहाँ पर s+1 h/2 होता है, 4 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाफ रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2
और h/2 पाई, ठीक है, तो ये 4 पाई हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये 4 पाई आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही आएगा यहाँ पर, डी। h/2 पाई होता है वो सॉल्व हो करके आपका यही आ जाएगा। s की वैल्यू हाफ रख दीजिए ना, s की वैल्यू आप जब हाफ रखेंगे तो फिर यहाँ पर 1 इंटू और ब्रैकेट में हाफ और प्लस 1 तो अंदर 1.5 हो गया, तो ये 3/2 हो गया ना, ये टोटल आपका 3/2 हो गया। 3/2 बाहर है तो फिर रूट वही हो जाएगा ना, आएगा ना आंसर। जी, समझ में आ गई बात आपको विश्वकर्मा जी। राहुल, क्वेश्चन कैसे लग रहा है यार? हमसे बहुत दिन बाद जुड़े हो तो आपको बताना पड़ेगा कि सर क्वेश्चन में दम है, कि क्वेश्चन में दम है। जी, क्वेश्चन नंबर 10 पर चले आते हैं। देखिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा गया है, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ सबसेल कैन बी फिल्ड बाय चेंजिंग द स्पिन। स्पिन जो चेंज होगा, द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स दिए हुए, इस फार्मूले को अगर देखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 2x नंबर ऑफ द ऑर्बिटल है, वाई नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। पी स्क्वायर की बात करें तो पी में क्या कंडीशन होती है, पी में जो अरेंजमेंट होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन का चलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर 2x का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम x की जगह पर वैल्यू रखेंगे 6, यहाँ पर 6 रख दी जाएगी वैल्यू, और x माइनस वाई नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि y नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जब हम लोग रखेंगे तो जवाब यहाँ पर क्या आना चाहिए, y की वैल्यू 2 रख लीजिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक ऑर्बिटल में 2 हैं तो यहाँ इसका मतलब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, और नीचे आ गया 4, यानी 6 में से 2 गया, y की वैल्यू 2 रख दो तो यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो आंसर ये मैच करना चाहिए। तो इसका मतलब कितने तरीके हो सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है कि इसके तरीके जो संभव हैं वो हो सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 तिहाई 15, 5 को 3 तरीके से हम बदल सकते हैं। तो 5 को 3 तरीके से जब बदलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 6 दूनी 12 तरीका तो यही हो गए, 6 दूनी 12 तरीका तो यही हो गए, और पी स्क्वायर कन्फिग्रेशन की बात कर रहा है, तो पी स्क्वायर कन्फिग्रेशन में आपका 15 तरीका संभव हो सकता है। जी, 11वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 11, विच इज पॉसिबल सेट ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस अगर हमने लिया हुआ है तो फास्फोरस के बारे में आप जान रहे होंगे कि 15 होता है, 15 होता है, और 15 में जब निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और l की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 हो जाएगी, और विच इज पॉसिबल सेट ऑफ द क्वांटम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो लास्ट के लिए आपकी m1 हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ पर निकाल के देख लो 1 हो जाएगा। अच्छा, 1s2 2s2 15 है, सॉरी, हाँ ठीक है निशु, हमने केवल 7 का लिख दिया है, सॉरी, हमने केवल 7 का लिख दिया, 15 का नहीं लिखा, हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी सॉरी फॉर दैट, हम नाइट्रोजन समझ बैठे, लिखा तो 15 था, दिमाग में नाइट्रोजन चल रहा था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 आएगा, नहीं ठीक है, आप सही हैं, दिमाग में नाइट्रोजन आ गया ना एकदम से, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, l इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, m इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, +1 वाली वैल्यू आप मानिएगा, तो +1 दे नहीं रखा तो -1 संभव है, तो 11 वाले का -1, यानी कि अगर हम लोग रखते हैं वैल्यू यहाँ पर जी, तो यहाँ आपका -1 0 +1 भी रखते हैं, और +1 0 -1 भी रखते हैं, दोनों वैल्यू संभव होती है, मैंने आपको बताया था, चाहे यहाँ -1 हो या +1, एक ही वैल्यू दे ही रखी, तो सी ऑप्शन हमें यहाँ समझ में आएगा। दूसरा ऑप्शन दे भी नहीं रखा, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पर हम लोग +½ ले लेंगे, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई विश्वकर्मा जी? जीशु, समझ में आया आपको?
कारण बताया दे रहा हूँ, वैल्यू मैंने कई बार बोला था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इधर से चलो, मैंने समझाते समय ये बताया था, इधर से भी सही माना जाता है, इधर से भी सही माना जाता है। अब ऑप्शन में +1 दिया ही नहीं है, तो फिर -1 को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। जब +1 दिया नहीं तो हम माइनस को ही करेंगे। आकाश वर्मा जी, समझ में आ रही बात आपको? नहीं, आकाश वर्मा जी, आप बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्यों होगा भाई? बी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अच्छा, 12 का बता रहे हो, ठीक है आकाश। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, तो 2s के लिए तो 0 ही आता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर l+1 और बाहर h/2 रखेंगे तो l की वैल्यू 0, तो सब फैक्टर ही पूरा 0 हो जाएगा, फैक्टर ही पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आया आपको? नहीं आया? नहीं आया। चलिए 13 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी स्टेबल, इसमें से कौन स्टेबल है जी, बताएं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है जी, बताइए जल्दी से। तो यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आएंगे वही स्टेबिलिटी को डी में हाफ फिल्ड केवल यहीं पर हो रही है, तो ए ऑप्शन सही होगा। डी में हाफ फिल्ड हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्रोमियम के कन्फिगरेशन पर जाइए, अगर आपको याद है तो 3d5 हो जाता है, 4s1, यही स्टेबल माना जाता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। राइट ऑप्शन यही है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। जी, 14 वाले का जवाब दीजिएगा। 14, 14 वाले का जवाब दीजिए। 14 वाले का जवाब दीजिए। ठीक है, अब 15 वाले पर चले आइए, और 14 वाले पर चले आइए। 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ये वैल्यू सब दे रखी ऑफ दीज क्वांटम सेट डिजाइनेटेड विच डज नॉट डिस्क्राइब कैन अलाउड द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कौन सा इसमें एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, समझना। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू आपकी 3d हो सकती, संभव है, ठीक है। n अगर 3 है तो l1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर n आपका 3 है तो l0 हो जाएगा, m फिर -1 नहीं होगा। एक तो थर्ड वाला ऑप्शन आपको उठाना पड़ेगा, थर्ड भी यानी गलत है, थर्ड ही गलत है। आंसर क्वेश्चन नंबर के करके लिखा करिए, तब समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। किसका बी है पता ही नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो थर्ड गलत हो गया। इसके बाद अगर n 3 है तो l3 m कभी -2 होगा ही नहीं, क्योंकि l 3 है तो ये -3 से ही चलेगा। -3 माइनस यानी l3 है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -l से +l तक जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 14 वाले में देखोगे आप तो आपने थर्ड वाले का देखो तो l0 संभव नहीं है, और n जब 3 होगा तो l की वैल्यू जो है वो कभी भी 3 नहीं आएगी, कम आएगी। यानी कि l की वैल्यू हमेशा n-1 होती है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आंसर ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पर गलत माना जाएगा। आकाश वर्मा, समझ में आया? आकाश जी, आपको समझ में आ गई बात जी? द प्लॉट ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन आर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस जी, बताएं।
the plot of the radial wave function r as a function of distance r of the electron from the nucleus for the p orbital is g। 15 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हमने ग्राफ की बात चलेगी तो ग्राफ यहाँ कहाँ कहाँ आपको दिखाई देंगे जी बताइए। ग्राफ हम दिखा रहे हैं, आप आंसर दीजिएगा जी। ग्राफ बताइए यहाँ पर कौन सा है, 15 वाले का ग्राफ बताएंगे, 15 वाले का ग्राफ बताइए। ये किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। 1s का ग्राफ है, मैंने बताया था आपको ये 1s का ग्राफ है, बताया था, याद आया। ये आपका 2s का ग्राफ है, बताया था आपको। ये 2p का ग्राफ है, और ये आपका 2p के बाद ये कौन सी आएगी, 3p का ग्राफ है। लाइन से है, बताए थे आपको। तो पूछा किसका गया है, पूछा किसका गया है, पूछा किसका गया है, बताएंगे किसका पूछा गया, जरा बताइए। यहाँ पूछा किसका गया, द प्लॉट ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन आर फॉर 2p पूछा गया ना, 2p का बताइएगा। 2p के लिए जवाब दीजिएगा। तो 2p के लिए कौन सा ग्राफ आपका सही जा रहा है, सी जा रहा है ना, ये 2p का सी जा रहा है जी। क्वेश्चन बताओगे राकाश, कैसे लगे क्वेश्चन, सही है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि साई स्क्वायर विद डिस्टेंस आर। आप इसको थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए ऐसे करके है, ये ग्राफ ऐसे करके है, ठीक है। लाइन को आप ऐसे कर लो, लाइन को आप ऐसे कर लो, तो अब आपको समझ में आएगा कि हमने आपको साई स्क्वायर डेंसिटी का निकलवाया था, आपको याद है डेंसिटी वाला। हमने ऐसे करके डेंसिटी आपको बताई थी कि जब डेंसिटी की बात चलेगी तो हमने ऐसे करके आपको बताया था, याद आया। तो ये साई स्क्वायर जो है, इसका रिलेशन जो निकल करके आएगा, वो स्टेटमेंट क्या कहता है वो समझना है। स्टेटमेंट कह रहा है कि ये आपका 1s का है, ये तो आपको 1s का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ 1s में आपको दिखाई दे रहा होगा कंडीशन, और दूसरा जो है वो 2 बार यहाँ टच कर गया है, 2 बार टच कर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब जब 2 बार टच कर जाएगा तो दूसरा आपका 2s का हो जाएगा। तो यानी स्टेटमेंट जो करेक्ट है, ए फॉर द 1s और बी फॉर जी। डेंसिटी में हमेशा डबल 2 जगह टच कर रहा है जी। चलिए शाबाश, वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, एल प्लस 1h/2 होता है, ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इफ द टोटल ऑफ n प्लस 1 नोट्स इज द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ l, द करेक्ट रिलेशन। अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपको पता होना चाहिए जी। 17 वाले का जवाब दीजिए, 17 वाले का जवाब दीजिए आप, 17 वाले का जवाब दीजिए। तो इफ देयर आर टोटल n प्लस 1 नोड, तो n प्लस 1 तो ये हो ही गया, ठीक है। और स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ हमेशा लैम्डा आधा ही होता है ना, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ में जब भी आप चलोगे तो ऐसे पूरी वेव हो जाती तो इसका लैम्डा जो है हाफ ही आएगा, यहाँ तक ये पूरा लैम्डा हुआ ना यहाँ से तक, तो आधा हो जाएगा, तो λ/2 आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि n जो है आपका 1 हो गया, और लैम्डा l जो है वो λ/2 हो गया, यानी आंसर आपका फिर बी आ जाएगा, बी आएगा, बी को 18 का बी आएगा नहीं, ए आएगा आंसर, बी क्यों, क्योंकि अगर हम लोग चेक करें, एक बार रुक जाइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन आपको ये भी लेनी पड़ेगी कि n प्लस 1 नोड है, और n की वैल्यू हमेशा 1 रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है। तो n प्लस 1 मतलब एक नोड जुड़ता रहेगा, तो n λ/2 बी नहीं आएगा बेटा,
16-18 वाले को समझिए जरा। और अगर हम लोग 2 नोड के लिए निकालते हैं तो 2 नोड तो यही हुए ना, समझो एक बार दोबारा समझो। 2 नोड अगर निकालेंगे 2 नोड के लिए, सब तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे अगर मान लो आपने देखा तो 2 नोड हमारे कैसे हो जाएंगे, 2 नोड हमारे ये हो जाएंगे, ये 2 नोड, ये 3 नोड हो गए, 2 नोड निकालना है। 2 नोड के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। आपने 2 नोड निकालने हैं तो 2 नोड ये हुए, 1 2 नोड, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी 2 नोड के लिए, और l की वैल्यू रहेगी लैम्डा बाई 2 रहती है, लैम्डा बाई 2 रहेगी, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए n की वैल्यू जो है वो हम लोग 3 रख लेते हैं, तो n की वैल्यू 3 रखने का मतलब हो जाएगा कि n की वैल्यू जब 3 रखेंगे, फोन गलत टाइम पे कर दे रहा है बंदा, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ है, रुक जाइए निकाल लें, 1 मिनट कैलकुलेशन कर लें। यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ 1 हो जा रही, n की वैल्यू 1 हो गई, तो n की वैल्यू हमें 2 रखनी पड़ेगी, तो l जो होगा वो आपका लैम्डा रह जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग n+1 रख लेते हैं तो इसका मतलब कंटिन्यू हो जाएगा, तो n लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा, n लैम्डा बाई 2, यानी आंसर आपका ए आएगा। ए फिर से समझिए, इफ देयर आर टोटल ऑफ n+1 नोड इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, देन करेक्ट रिलेशन इज, तो 18 वाले को चलाइए, तो 18 वाले में जनरल फार्मूला n+1 होता है, और n+1 में आप n की जगह डिफरेंट वैल्यूज रखिएगा, और जब डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो सिंपली n लैम्डा बाई 2 फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा किसी भी स्ट्रिंग के लिए। और स्ट्रिंग कैसी होती है, जैसे स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि हम ऐसे करके चले, ये चीज के लिए बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी घुमाव है, समझने के लिए आप 2-3 बार समझेंगे तो तब समझ में आपको आ जाएगा। पहले आप 2 नोड के लिए निकालना, फिर 3 नोड के लिए निकालना, फिर जनरल फार्मूला अप्लाई कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो लैम्डा आएगा, n+1 रखोगे तो n लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इफ इट हैज द वेवलेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। 19 वाले का जवाब दीजिए। अगर कह रहा है कि हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग, यानी कि पहले हम वेवलेंथ निकालें, इसकी डिस्टेंस का मतलब है लैम्डा निकालें, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इफ इट हैज अ वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी लैम्डा की वैल्यू जो है वो हम लोग किसके बराबर कर दें। अगर लैम्डा की वैल्यू v के बराबर कर दे तो यहाँ पर आप जानते हैं कि v स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य है v स्क्वायर हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, यानी यहाँ से सिंपल दोनों, अगर आप m के काउंटिंग करते हो तो ये आपका फार्मूला ही मात्र बचेगा, लैम्डा वी कर दो, इसे लैम्डा वी, ये वी इधर ले आओ, तो लैम्डा वी इज इक्वल टू h अपॉन m कर लो, और ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए तो ये आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन m बचा, और इसको अगर आप v इज इक्वल टू लिखोगे तो रूट में आ जाएगा h अपॉन m। क्वेश्चन थोड़े से टफ है, मैंने पहले ही बोला था, घबराना नहीं है। 19 का जवाब आपका फिर ये बन जाएगा, 19 का जवाब आपका ये बन जाएगा, ध्यान दीजिए। समझ में आया? क्वेश्चन थोड़े से टफ है, धैर्य रखिएगा, परेशान नहीं होना है, बस और कोई बात नहीं। अगर आप पेन ले लिए कि नहीं यार इतना कठिन कैसे हो पाएगा, तो फिर दिल टूट जाएगा। जो मैंने पहले ही आपके क्वेश्चन जो है आपके सामने जब रखे तो कठिन बता दिए कि भाई मेहनत के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम Z इज इक्वल टू 23, क्रोमियम 24 और मैंगनीज 25 x/z बराबर कैसे होंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल करके देखिए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका आपको पता है? नहीं पता है? म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n प्लस
N+2 बोहर मैग्नेटॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेनेडियम में कितने आएंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। आपको इसका याद होगा कि यहाँ पर आर्गन, यहाँ पर आर्गन, यहाँ पर भी आप लिखते हो आर्गन, यहाँ 3d5 4s2 हो जाता है, यहाँ 3d5 4s1 हो जाता है, यहाँ 3d3 4s2 हो जाता है। तो यहाँ अनपेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके आ जाते हैं 3, यहाँ अनपेयर्ड आ जाते हैं आपके 6 अनपेयर्ड आ गए, यहाँ पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 5। तो ये बताओ सबसे ज्यादा अनपेयर्ड कहाँ है। तो पहले के लिए जब निकालोगे तो फर्स्ट वाले के लिए वेनेडियम के लिए जब म्यू निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका √3 और 3+2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका √5×15, ठीक है। उसके बाद आप क्रोमियम के लिए निकालोगे तो क्रोमियम के लिए निकल के आएगा यहाँ पर 6+2 यानी 8×48, तो ये √48 आ जाएगा। और मैंगनीज के लिए निकालोगे आप, तो मैंगनीज के लिए 5 अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ पर 5 और यहाँ 5+2 7, तो अंडर रूट आपका 35 आ जाएगा। तो अब आपको कैलकुलेशन में कर लेना है। देखो क्या कह रहा है वो आप देखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, तो साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा वैल्यू वाई की है। देखो सबसे ज्यादा ये वैल्यू है, उसके बाद आपकी वैल्यू मैंगनीज की है, यानी कि वाई के बाद एक्स आ जाएगा। तो सिंपली हमारा जो जवाब होगा ये होगा एक्स की सबसे कम, जेड फिर वाई, सी हो जाएगा। तो समझ में आ गया कंचन, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन हिंदी में भी लगाऊंगा, इसलिए घबराना नहीं, सोचना मत कि सर ये इंग्लिश में है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है नहीं। आपको पूरा डिक्टेशन दे रहा हूं। हाँ, तो 19 में हमने इक्वल तो किया था ना, 19 में इक्वल तभी तो किया था। वेलोसिटी और वेवलेंथ, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का मतलब है वेवलेंथ ही है ना, डिस्टेंस, वेव की डिस्टेंस ही, तभी तो बराबर किया था भाई। देखो यहाँ 19 आपको दिखाई दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ा यहाँ गायब नहीं होगा कुछ। 19 वाले में, 19 वाला कहाँ गया, इसी के नीचे था। ये हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इफ इट्स वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो लैम्डा ही होगी ना। हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग, तो वेलोसिटी तो ही निकालोगे यार। हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग में वेलोसिटी तो ही निकलेगी आकाश। देखो हाउ, ये वेलोसिटी तो ही पूछ रहा है, कोई कितनी तेज दौड़ रहा है, तो स्पीड तो ही पूछा गया है, तभी तो हमने वेलोसिटी निकाली थी। इक्कीस वाले पर चले आइए। 21 वाले में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। When certain metal was irradiated with light of frequency, यानी किसी मेटल पर लाइट फ्रीक्वेंसी डाली गई 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज की डाली गई है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हैड ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एज डिड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड व्हेन द सेम मेटल वाज इरिडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, हेंस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेहनत करनी पड़ेगी भाई इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर मेहनत। जरा वैल्यू में नोट कर लूं, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम लोग इसको चलते हैं, जरा देखते रहना, ये 3.2 इंटू 10⁻16 है, ये 2.0 इंटू 10⁻16 है। तो इस पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपको निकालनी है न्यू की वैल्यू, है ना। इसमें आपको न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
तो कैसे कैलकुलेशन होगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जगह बना लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। चलिए यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यही कैलकुलेशन कर देते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, एक हम आपको इसका हिंदी का भी अपलोड करेंगे, तो जो लोग परेशान होंगे तो वो थोड़ा देखिएगा। एच न्यू, चलो नहीं समझा तो हम दोनों में रहे। एच न्यू वन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब चाहे हिंदी में लिखें तो यही लिखना ही पड़ेगा। एच न्यू 2 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोगुनी कर दी गई तो 2 कर लीजिए, ये सेकंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसी इक्वेशन जो आपका इसको पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे में जोड़ दो, तो इसका मतलब हो जाएगा एच न्यू 2 इज इक्वल टू, नहीं ये पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस में जाएगा, ये घटानी पड़ेगी, सॉरी, यानी कि पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और बैलेंस करने के लिए, और जो है इक्वेशन सेकंड में आप इसे जोड़ोगे तो ये वैल्यू जुड़ेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर आना, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, गलती हो तो बताना। एच न्यू 2 माइनस 2 एच न्यू 1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट बचेगा, चेक कर लीजिए आप, यही बचेगा। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, न्यू नॉट इज इक्वल टू एच कॉमन लेके उड़ा दो, तो ये बचेगा आपका न्यू 2 माइनस आपका 2 न्यू 1, ये बचेगा जी, ये बचेगा ना, बहुत ही बेहतर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यू अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये 1 यहाँ पर हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ कि हमें लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू आप इधर ले जाइए, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, कैलकुलेशन में समय लग सकता है। तो यहाँ एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 2, ये 2 कैसा बचेगा, ये आपका बचेगा 2 न्यू 1 बचेगा, ये वाला हिस्सा प्लस में कर दिया मैंने कन्वर्ट, माइनस आपका न्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू 10 पावर आपका 16 था, और माइनस की दूसरी वैल्यू कितनी थी, 3.2 इंटू 10 पावर 16 थी, ये वैल्यू मैंने नोट कर ली, तो ये बचा आपका 2 दूनी 4 इंटू 10 पावर 16, और ये बचा 3.8 इंटू 10 पावर 16, 10 पावर 16 आप कॉमन ले लीजिए और 4 में से घटा दीजिए, तो पॉइंट आपका 3.2 था, तो ये 3.2 का मतलब 0.8 बचा है। तो आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0.8 इंटू 10 पावर 16, या फिर आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 पावर 15, इनमें से 2 में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। ये आंसर हमारा 21 वाले में जब चलोगे तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। चलो देख लो, इसे आप 1-2 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22 पर चले आइए, 22 पर चले आइए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट इंटेंस लाइन इन ब्रैकेट सीरीज, तो लाइमन सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है। इंटेंस लाइन इन द ब्रैकेट सीरीज, स्पेक्ट्रम ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन ट्रांसमिशन, तो लाइमन के लिए लाइमन बामर, यहाँ N1 जो होता है 1 होता है, और N2 यहाँ पर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर बामर सीरीज होती तो N1 यहाँ पर 2 हो जाता और N2 यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन द मोस्ट इंटेंस लाइन 4th होती है। मोस्ट इंटेंस लाइन जो होती है वो भैया 4th होती है, तो यहाँ पर यानी कि आपकी मोस्ट इंटेंस लाइन बामर सीरीज की 4th से स्टार्ट होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, N1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, तो फिर आंसर आपका यहाँ पर सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप अगर इनसे डरेंगे तो काम नहीं चलेगा, जवाब आप नहीं दे रहे हैं ये गलत बात है। इन सेंट्रोसिमेट्रिकल सिस्टम द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो सबको पता है कि L L+1 H/2 पाई होता है, L
और ब्रैकेट में L+1 H/2 आंसर होता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन फिर आ गया। 24वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 24वां क्वेश्चन, 1 मिनट का समय। क्वेश्चन नंबर 24 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट x और y एंड z इज इक्वल टू 0। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन लोकेट कर रहा है वो वैल्यू 0 है, तो मतलब आपने साफ समझ लिया कि ऑर्बिटल यहां पर s हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये मान लेना कि वहां पर ऑर्बिटल s हो जाएगी, वही स्फेरिकल ऑर्बिटल मानी जाती है। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फिर x की वैल्यू a अगर मान लो तुमने a मानी है यहाँ पर, x अगर यहाँ पर a है, y यहाँ पर z के बराबर है और वो भी वैल्यू 0 है, तो फिर आंसर आपका यही रहेगा जो दिया है। तो आंसर आपका फिर यहाँ पर a ही आ जाएगा, बिल्कुल a ही आएगा। कारण यही है कि जब स्फेरिकल है तो फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी केवल s में ही रहेगी ना, और कहीं थोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सेम साइज में वहीं रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। ठीक है, समझने की बात है बस। इसके बाद चले आइए। सपोज अ पार्टिकल हैज द 4 क्वांटम नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन दैट परमिटेड द वैल्यूज, ये वैल्यू आपकी दे रखी हैं, n-1 ये सब दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 वाले में आपको क्या करना है, 25 वाले में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर स्टेप जे, यानी कि अगर मैं 25 वाले को समझूं आगे तो क्या कहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए। हाँ, तो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर L की वैल्यू आपकी 0 है तो J की वैल्यू हाफ हो जाती है, और M की वैल्यू में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर तो N की वैल्यू अगर 1 है, N की वैल्यू 1 है तो L क्या हो जाएगा, n-1 मतलब 0 हो जाएगा। और जब L 0 हो गया तो J की वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, मतलब यानी कि N की वैल्यू की आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो यहाँ पर हाफ हो गई। और M में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप इसे इजी वे में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 26वां क्वेश्चन आपसे क्या कहलवा रहा है कि 26वां ये कह रहा है कि इफ एन एंड एल आर द रिस्पेक्टिवली द प्रिंसिपल एंड एजीमुथल, ये तो पता ही है कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 ब्रैकेट में 12+1 का समेशन निकालना पड़ता है। तो इसके लिए जवाब आपका होगा ये वाला मैच कर रहा है यहाँ पर, यानी कि 2l+1 का समेशन, मतलब ये वाला आंसर हमारा सही होगा। लेकिन उस समय L की वैल्यू जो बराबर होती है n-1 के, तो वो आपको ऊपर दिख रही है, और L जो होता है यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी हमें किसी भी लेवल के लिए। तो यहाँ डी ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एफ, फ्लोरीन का 9 इन द पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में अगर देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितना बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिया है। तो पी ऑर्बिटल में आपके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल सोडियम के 2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p 5 हो गया। फ्लोरीन का समझो मितेश जी, समझिए इसे। और कह रहा है कि अगर हम एस इलेक्ट्रॉन जोड़ें सोडियम के, तो सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इन सोडियम, तो सोडियम की एस ऑर्बिटल में आपके 11 होते हैं, तो 3s1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए सोडियम की एस ऑर्बिटल में, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गए, 5 हो गए। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा सही है। इसमें 5 है पी में, वो कह रहा है कि अगर फ्लोरीन की पी ऑर्बिटल ले लो तो पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है, तो ये सोडियम के
s ऑर्बिटल के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में Fe के ले लें तो Fe के d ऑर्बिटल जोड़ो, यानी Fe का आपका यहाँ पर दिया है 3+ है, तो यहाँ पर आर्गन हो गया, तो पूरा लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p 6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p आपका 6 हो गया, और आपका 3d और 4s यानी 3d 5 हो गया, 4s 0 हो गया। तो ये हो गया आयरन का। अब इसमें कह रहा है कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी में यहाँ पर 5 है, तो डी में देखो 5 है, तो पी के बराबर हो जा रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर साफ हो गया। जब 2 मैच कर गए हैं तो तीसरा भी मैच करेगा, ये आप यहाँ पर लगा दीजिए। चलिए इसका भी लिख ही लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लिखें तो इसका भी वही हो गया। अब इसमें कह रहा है डी ऑर्बिटल में, तो डी में 5 तो मैंगनीज के भी होते हैं, तो सिंपल आंसर हमारा यही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आकाश, आकाश कहाँ से बिलोंग करते हो? आकाश वर्मा कहाँ से बिलोंग करते हो? अमितेश जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सना आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी बताएं किस जगह से आप लोग बिलोंग करते हैं? अच्छा आकाश आप शाहजहांपुर से, इसका मतलब आपने पहले भी आप हमसे जुड़े थे, हमें ऐसा लग रहा है। हमें लग रहा है कि आप पहले भी हमसे जुड़े थे। जी 27 वाले का जवाब डी हो गया। इसके बाद जुड़ी, आगे बढ़िए। जी चलिए 28वें वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 28वें का जवाब दीजिए, 28th क्वेश्चन का जवाब दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द सबसेल जी। अगर जी सबसेल होती तो फिर आप कहाँ होते? तो इसका मतलब है कि जी सबसेल तो तभी संभव है जब यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होती? एल की वैल्यू एस पी डी एफ होती। लेकिन अगर जी मान लो थोड़ी देर के लिए है, तो इसमें क्या कंडीशन होगी? अगर जी सबसेल होगी तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है? तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल फॉर द जी 4 होती, 100% 4 आती। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल एल एम एल फॉर द जी सबसेट इज 4, 4 आ जाती। ठीक है, और इसी तरीके से द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द, यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट होता तो एन की वैल्यू 5, क्योंकि एन की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तब एल आएगा आपका 0 से n-1 तक, यानी कि वो 0 से n-1 तक। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, n की वैल्यू अगर 5 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4, ये हो गई s p d f और यहाँ पर आई g, तो g के लिए 4 हो जाता। तो इसका मतलब आंसर हमारा फिर b वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आ जाएगा। ठीक है अमितेश, अमितेश जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, बताया नहीं आपने। 29 की बात करें, इफ देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर देन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटेशियम 19। और अच्छा रायबरेली से हैं आप तो इसका मतलब हुआ देन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द K19 विल बी। जी तो 29 वाले पर चले आइए। तो आप लिखिए इसका 1s2 2s2। अगर मान लीजिए देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यानी ओ हो 3 अगर हो जाए इलेक्ट्रॉन तो संभव हो जाएगा। यहाँ 3 करना पड़ेगा, यहाँ भी 3, 2p9 करना पड़ेगा क्योंकि हर किसी ने 3 भरना है, 3p1 करना। कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया, कितना बढ़िया हो गया। तो 3 3 6 9 6 15 16 नहीं 9 और 6 कितने हो गए? 3। 1s2 की जगह 2s3 हो जाएगा, 2p9 हो जाएगा, 3s3 भी लेना पड़ेगा ना, 3p कहाँ आएगा? तो 3s आएगा। तो ये तो अभी 9 6 15 ही हुआ ना, 3s3 लेना पड़ेगा और 3p में कितना बचा? यहाँ 3 9 18 और 1 19। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया यार। जी देखो, अगर मान लो कि देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन अगर संभव होंगे तो फिर यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पोटेशियम का बनेगा।
चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ हुंड रूल इज नॉट अलाउड, अगर हुंड रूल को आप फॉलो नहीं करिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा। अगर हुंड रूल को फॉलो नहीं करा तो Fe डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा। अगर हुंड रूल को फॉलो नहीं करा तो इसका मतलब ये आर्गन हो गया, और यहाँ पर आपने 4s में भरना ही नहीं है, 3D में सीधे सीधे 6 भर दो, आप 3D में 6 भर दो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और अगर आपने जैसे भर के भी देख लो, हुंड रूल अगर नहीं फॉलो करते हो तो डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 6 हुंड रूल नहीं फॉलो हुआ। और मैंगनीज में क्या होगा, Mn के अंदर क्या है, Mn+1 लगा हुआ है ना, तो यानी Mn+1 का मतलब हुआ कि हम पहले क्या करें, यहाँ पर आर्गन ले लें, और आर्गन के बाद यानी पहले आपको भरना पड़ेगा इसमें 4s भरना पड़ेगा, तो 4s में आपने 1 भरना पड़ेगा, डी में 5 भरना पड़ेगा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए आपकी 24 इलेक्ट्रॉन, ऑल हैविंग 24 इलेक्ट्रॉन, तो 24 18 और 6 24, ये तो सही हो गया। चलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी इस पे, 30 वाले पे मेहनत करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा समय दीजिए आप। चलिए 1 मिनट का समय दो, आप पूरी मेहनत करना पड़ेगी इस पे, 24 लिखना पड़ेगा पहले, यानी Fe डाई पॉजिटिव है, हमने ट्राई लिख दिया था ना, इसलिए Fe डाई पॉजिटिव है, तो यानी कि आपके हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आर्गन हो गया और 3D आपका 6 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड यहाँ पर आए, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो कितने आएंगे आपको पता ही है। वैसे तो अगर डी में नहीं भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 आ गए, 0 अनपेयर्ड आ गया। रुक जाओ भैया, रुक जाओ कंचन। उसके बाद आपने मैंगनीज प्लस का लिखा, तो मैंगनीज प्लस में आपने क्या करना है कि आर्गन तो लिखना ही लिखना है, इसके बाद आपको यानी कि 4s 1 करना है, और 3D में आपको 5 कर देना है, 3D में 5, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे, यानी 4s में तो 1 भरोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन D में 5 कैसे भरोगे ये देखना है। तो डी में आपको 5 भरने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो यानी कि यहाँ पर अनपेयर्ड आपके 2 आ गए। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे पास में है क्रोमियम, और क्रोमियम में भी 24 है, तो ये आर्गन हो गया, और आपका ये 4s में 2, 4s में 1 होता है, ठीक है, लेकिन जब हमने फॉलो ही नहीं करना है तो 2 यहाँ भर दो, और डी में भर दो, आपको 3D कर दो यहाँ पर 5, तो 3D में 5 क्यों आ जाएंगे, 24 है ना, तो 18 और 2 20 4 24, 4 यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ हो गया आपका 4s वाले में 2 भर गए, और आपके क्रोमियम वाले में आ गए आपके डी में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं 4, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 0 आ गया। इन दोनों की वैल्यू तो समान आ गई, इन दोनों की वैल्यू समान आ गई, और लेकिन मैंगनीज ज्यादा आ गया, तो आंसर फिर आपका यहाँ हो जाएगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। तो अब ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आए, थोड़े टफ थे, परेशानी आपको जरूर हुई होगी, लगा होगा कि यार आज तो सर ने कहते दिमाग खोल दिया, लेकिन आज का क्लास आपको ये जरूर बताएगा कि मेहनत ऐसे ही करनी है, तभी कल्याण होगा, अदरवाइज कल्याण नहीं हो पाएगा, ये बात आप जान लीजिए अच्छी तरीके से। मेहनत इसी ढंग से करना पड़ेगी आपको, तब आप गंगा जी तर पाएंगे, नहीं तो नहीं तर पाएंगे। तो जरूर मेहनत करिए। हम कल आपको पीरियोडिक टेबल को समझाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दोनों ही आपको समझा दें, फिर दोनों के क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। पहले दोनों क्लास आपको समझा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करा देते हैं। हम क्विक रिवीजन आपको जैसे करा रहे हैं वैसे कराएंगे, घबराइएगा नहीं आप, पेन मत लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन हम ये अपलोड कर देते हैं। ओके, टेक केयर।